नहमदुलिल्लाह सल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, ये जो भी वो मेरे आ रहा है ये शालामार मेडिकल कॉलेज का, तो इत्तेफाक से मुझे 2 दिन पहले मैं रिटायर हुआ वहाँ से। तो दिस इज सेकंड रिटायरमेंट ऑफ कोर्स। फर्स्ट वाज फ्रॉम सेम सर्विसेज हॉस्पिटल इन 2014 and now from शालामार मेडिकल कॉलेज। तो इसमें जो आज हमने तरतीब दी है लेक्चर्स को, वो इस तरह से है कि पहले आई वुड लाइक टू गिव सम प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द लोकल थेरेपीज एंड देन वी विल डिस्कस द वर्कशॉप आइटम्स। उसमें इलेक्ट्रिक कॉटरी, प्लाज्मा पेन, क्रायो सर्जरी और इंट्रालीजनल इंजेक्शन। डॉक्टर साहब की एक वो फरमाइश PRP का, खैर वो भी उसमें हम एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो होपफुली इट विल बी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह। तो फर्स्ट एक्चुअली जो ये मैंने रखा पहले, तो मेरा था कि चूँकि हम बहुत ज़्यादा वो स्टीरॉयड का इस्तेमाल होता है, हम भी करते हैं, हमारे डॉक्टर्स भी और आप भी ज़ाहिर करते हैं डिफरेंट चीज़ों में, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे यूज़ करनी है और कौन सा सॉल्ट कहाँ पे यूज़ करना है। तो बेसिकली जो स्टीरॉयड का ही चूँकि मेन प्रॉब्लम, बाकी एंटीबायोटिक का तो ऐसा नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक से एक चीज़ दिन में रखिएगा कि जैसे हम कुछ यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक जिसमें ये पोलीफैक्स बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है, तो उससे जो न्यूमाइसिन साल्ट है उससे बहुत रिएक्शन आता है। तो कभी शायद आपके इल्म में हुआ कि आपने पोलीफैक्स लगाई और वहाँ पे रेडनेस, सुर्खी या एक्जिमा आ जाता है, तो एंटीबायोटिक से रिएक्शन। इस तरह जिन प्रोडक्ट्स में जेंटामाइसिन होता है, जैसे प्रोवेट G है या बेट्रोवेट N मीन्स नोवेमाइसिन और G मीन्स जेंटामाइसिन, तो जेंटामाइसिन से, न्यूमाइसिन से भी रिएक्शन आ जाते हैं। तो ये ज़रा ज़हन में रखिएगा कि जो सेंसिटिव स्किन्स हों उन पे वो प्योर स्टीरॉयड लगाने होते हैं। तो ड्रग कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कि जो हम जब ये चॉइस ले रहे होते हैं, देन चॉइस ऑफ व्हीकल कि वो क्रीम है, ऑइंटमेंट है, जेल है, लोशन है, किस फॉर्म में है। देन फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के दिन में कितनी दफ़ा में वो लगानी होती है। देन क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेशन, ये नहीं कि एक ही वक्त में एक ट्यूब लगा दें। और देन एडवाइस टू पेशेंट। एक चीज़ जो आप भी शायद अप्रिशिएट करेंगे कि जब आप मरीज़ को मेडिसिन देते हैं, चाहे वो चेस्ट की हो, पीड्स की हो या हमारी स्किन की हो, तो मरीज़ 6 माह बाद आता है, कहता है डॉक्टर साहब मैं तो तब से ये इस्तेमाल करता जा रहा हूँ। तो ये बहुत एक्चुअली वो गड़बड़ होती है, क्योंकि हमारी कुछ ड्रग्स जैसे वो हम मीथोट्रेक्सेट यूज़ करते हैं, तो साल बाद आता है डॉक्टर साहब टेस्ट उस तो नहीं करा, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ 6 माह से 1 साल से। तो होपफुली मेरा ख्याल एग्जैक्टली, तो वो बहुत स्पेसिफिकली उसको बताना होगा कि आपने 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जितने दिन यूज़ करनी है, वो बहुत ज़्यादा का एडवाइस टू पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चूँकि जो बिज़ी प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो है कि जो आपके अगर असिस्टेंट रखा है तो वो समझा दे। तो उनको पता ही नहीं होता, बस वो भी लिख देते नहीं, वो असल में डॉक्टर साहब बताना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर जब आप स्टीरॉयड्स दे रहे हैं ना, तो स्टीरॉयड का जो ड्यूरेशन बताना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टेपर भी करना होता है। अगर टेपर नहीं भी करना या शॉर्ट कोर्स भी आप दे रहे हैं तो उसका जो ड्यूरेशन है वो मस्ट बताएं। तो अभी चूँकि हम स्टीरॉयड की रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ये यूरोपियन साइड के ग्रुप्स हैं। अमेरिकन वाले जो हैं इसको 7 ग्रुप्स में करते हैं, लेकिन जो कि हम थोड़ा यूरोप के करीब हैं तो वो हम इसको 4 ग्रुप्स में लेते हैं। इसमें माइल्ड, मॉडरेट, पोटेंट और वेरी पोटेंट है। जो माइल्ड है इसमें जो डिफरेंट साल्ट्स हैं उसमें हाइड्रोकार्टिसोन है या प्रेडनिसोलोन, ये जो आज हमारे वो स्पॉन्सर है, इनकी भी एक प्रोडक्ट है प्रेडील के नाम, उसमें भी प्रेडनिसोलोन है। तो ये माइल्ड में हम लेते हैं। तो बच्चों में आप कोशिश करें कि इन्हीं साल्ट में से कोई साल्ट करें यूज़, हाइड्रोकार्टिसोन कर लें, प्रेडनिसोलोन कर लें, तो ये माइल्ड में आएंगे। और यूजुअली जब आपने कुछ एरिया वाइज करना होता है, जैसे फ्लेक्सुलर एरियाज़ में आपने करना है, ग्राइन एरिया में कर रहे हैं या कोई भी फ्लेक्सुलर एरिया कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी माइल्ड इस्तेमाल करने होते हैं।
जो मॉडरेट हैं उनमें ये दूसरे साल्ट हैं, फ्लोसिनोलोन और मोमेटासोन साल्ट्स हैं। इसमें ये साइनालार का आम नाम आपने सुना होगा, या मोमेटासोन में वो हाई वेट टिकोवेट आ जाते हैं, ये मॉडरेट में आते हैं। देन पोटेंट में आपका ये जो बेट्रोवेट साल्ट है, बीटा मेथासोन, प्रोवेट साल्ट, वो इसमें आते हैं। और जो बहुत ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ होते देख रहे हैं आजकल वो है आपकी क्लोबिडर्म, क्लोबीवेट, वो है क्लोबिटासोल, और दिस इज़ द वेरी पोटेंट। ये आप शायद सुन के हैरान होंगे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन से 400 to 600 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, 400 to 600 टाइम्स स्ट्रॉन्ग। और बहुत सी इसकी रिपोर्ट्स हैं मतलब लिटरेचर में कि जहाँ पे जब यूज़ हुई बॉडी पे तो फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर्स रिपोर्टेड हुए हैं। इतनी जब ये अब्जॉर्ब हो जाती है, जब आप ज़्यादा एरिया पे लगा रहे हैं, मसलन कोई एक्जिमा ज़्यादा एरिया पे पर्टिकुलर बच्चों में लगा रहे हैं, तो इसमें जो है कि माइल्ड बच्चों में ख़ासतौर जो पीडियाट्रिशियन है वो कोशिश करें कि सिर्फ माइल्ड प्रोडक्ट्स पे रहें, और जब फेस पे लगा रहे हैं तो फिर माइल्ड पे रहें। ये आपकी जो अनलकीली क्रीम्स मार्केट में, ये नाम लेना तो थोड़ा सा अनएथिकल होता है, लेकिन जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं जी, तो उनमें मेनली ये दो प्रोडक्ट्स डालते हैं, बीटा मेथासोन और क्लोबिटासोल, क्योंकि वो मेलानोसाइट को एग्जॉस्ट कर देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट से, तो वक्ती तौर पे आपको थोड़ी सी स्किन की क्लियरिंग नज़र आती है, तो वो फिर मरीज़ लगाता जाता है। लेकिन फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स उनके आते हैं, ट्रॉफी, हिर्सुटिज्म, वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के, और टेलेंजेक्टेजिया वगैरह सारे आ जाते हैं जब आप महीना 2 महीने लगाएंगे। तो वो इसलिए उसको अवॉइड करके उसमें मेनली ये दो साल्ट ही डालते हैं, बीटा मेथासोन और क्लोबिटासोल साल्ट। जो फेस पे फ्लेक्सुरल एरियाज़ में बच्चों में ये 3 चीज़ें ज़हन में रखें, कोशिश करें कि ये माइल्ड से ऊपर ना जाएं, अनलेस के कोई बहुत ही कोई क्रोनिक डिजीज़ है लाइक सोराइसिस है या और इस तरह की कोई डिजीज़ है जहाँ पे वाकई ज़रूरत है, वहाँ पे आप पोटेंट की साइड पे जाते हो। वेरी पोटेंट को कोशिश करें यूज़ ना करें। देन फिर जो एक और चॉइस कि वो ऑइंटमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, क्रीम कर रहे हैं, जेल कर रहे हैं या लोशन कर रहे हैं। तो क्रीम आमतौर पे आपके होती हैं इन एरियाज़ में जहाँ पे आपने फ्लेक्सुरल एरियाज़ में करनी है यूज़ या बालों में यूज़ करनी है, तो वहाँ पे क्रीम, लोशन और जेल कर सकते हैं, ऑइंटमेंट यूज़ नहीं करनी। ऑइंटमेंट वहीं पे सिर्फ यूज़ करनी है जहाँ पे कोई थिक लीजन्स हैं या स्किन थिक है, जैसे हैंड्स पे, फीट पे है, या कोई नी जॉइंट एरियाज़ में, एल्बोज़ में कोई लीजन्स हैं जहाँ पे थिक स्किन है, वहाँ पे ऑइंटमेंट यूज़ करें। एक इससे एक्स्ट्रा होता है जिसमें फैटी ऑइंटमेंट होते हैं, जैसे एक वो हमारी प्रोडक्ट है वो प्रेडनिसोन की है आल दो, जैसे एडवांटेज वो फैटी ऑइंटमेंट, या नेरिसोनिक होती थी फैटी ऑइंटमेंट। तो वो फैटी ऑइंटमेंट में और ज़्यादा मल्सीफाइंग एजेंट्स होते हैं, तो वो ब्लॉकेज कर देते हैं। तो ख़ास तौर पे जब ऑइंटमेंट आप गर्मियों में यूज़ कर रहे होते हो लेग्स पे जहाँ हेयरी एरिया है, तो आपके फॉलिकुलाइटिस, फ्रंकुलोसिस आ जाते हैं, वो क्योंकि ब्लॉकेज इफ़ेक्ट आता है उनका। ठीक, तो उसमें ये भी ज़हन में रखिएगा कि फ्लेक्सुरल एरियाज़ में आपने क्रीम्स को यूज़ करना है, स्कैल्प पे जेल और लोशंस यूज़ करना है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन जो है ना, एक्सेस से बार बार नहीं लगानी, 2 to 3 टाइम्स लगानी है, ऐसे ज़्यादा यूज़ ना करें। बार बार लगाएंगे तो फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। एक जो फिंगर टिप है जिसे हम वो 1 फिंगर टिप का लेते हैं, कोई भी ये जो आपका लास्ट इंडेक्स फिंगर ले लें या मिडल फिंगर ले लें, तो वो जो 0.49 ग्राम तकरीबन ये बनती है उसकी जो प्रेपरेशन कोई भी, तो ये एक फेस के लिए आप पूरे ये सफिशेंट होती है लगाने के लिए, तो उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा लगा दूसरे एरिया को भी कवर कर सकते हैं। तो ये ज़रा ज़हन में रखिएगा कि एक फिंगर टिप जो है वो एक फेस के लिए या एक हैंड के लिए सफिशेंट होते हैं। 1 फिंगर यूनिट का नाम देते हैं इसे, ये जी 0.49 ग्राम होते हैं जी। तो पेशेंट को, जैसे अभी स्टार्ट में हमने कहा कि पेशेंट को ज़रूर बताना है कि किस जगह पे आप लगानी है और कितना अरसा लगानी है,
और जो एक्लूसिव थेरेपी है उसका फिर बताना है कि जहाँ पे थिक स्किन होती है, जैसे हम वो सोराइसिस या क्रोनिक एक्जिमा की बात कर रहे हैं, जो पाँव पे या नी जॉइंट पे होता है, तो वहाँ पे एक्लूसिव थेरेपी हम कहते हैं कि ये ऑइंटमेंट लगा के उसको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। कपड़े से भी कवर कर सकते हैं गर्मियों में, लेकिन अगर जैसे अब सर्दी हैं तो सर्दियों में हम वो उसे पॉलीथीन से कवर करते हैं। ठीक, तो एक्लूसिव थेरेपी का नाम देते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ यूज़ की हमने बात कर ही ली। वो एक्लूसिव में है जी, वो वहाँ पे थोड़ी सी स्वेटिंग और जब आप क्लूड कर दिया ना तो अब्जॉर्प्शन ऑफ जो प्रोडक्ट की है वो बढ़ जाएगी एक्लूजन से। लेकिन जो गर्मियों में एक्लूजन नहीं करनी, क्योंकि गर्मियों में एक्लूजन करेंगे तो वो फिर फॉलिकुलाइटिस फ्रंकल आ जाएगा। वहाँ वैसे कपड़े से हल्का सा आप कर, सर्दियों में आप कर सकते हैं, या अगर किसी ठंडे मुल्क में फिर कर सकते हैं। नहीं, उससे एक्चुअली वो एक्लूजन प्रॉपर नहीं आएगी ना। प्रॉपर एक्लूजन तो तब है जब बाहर से वो हवा नहीं आ रही, तो टोटली एक्लूड एरिया हो जाएगा, तो एक्लूजन है। यहाँ थिक लीजन्स आते हैं पाँव पे, हाथों पे, वहाँ पे पर्टिकुलरली हम यूज़ करते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी वो आपने मस्ट बतानी है। और वो स्टीरॉयड का बता दिया कि मैंने फेस फ्लेक्चर पे बच्चों में आपने माइल्ड कोशिश करें कि माइल्ड ही यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग वालों पे साइड पे ना जाएं। किस कैटेगरी में आती है? कौन सी जी? फ्लूटिकासोन है इसमें मॉडरेट में जी। तो मैकेनिज्म तो खैर बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपने देखे होंगे, कुछ थोड़े से मैं बता देता हूँ कि एक तो साइज़, जो एपिडर्मस सेल्स है वो डिक्रीज़ होता है, ग्रैनुलोसम थिन होता है, और उसके रिज़ल्ट क्या आते हैं कि आपके जो स्टेटम का जब थिनिंग होगी है तो फिर एट्रोफी वहाँ पे आएगी, और इनहिबिशन ऑफ मेलानोसाइट होगी, और वहाँ पे आपके वाइट स्पॉट आ जाते हैं। एक जो आर्थोपेडिक सर्जन आप में से होंगे, तो जब आप इंट्रालीजनल स्टीरॉयड्स लगा रहे होते हैं, आल्दो कि हमने वो लेटर ऑन डिस्कस करना है, लेकिन मैं पहले यहाँ पे बता दूँ, अगर आप उसको फुल कंसंट्रेशन में आपने लगा दिया, जैसे गैंग्लियन में आमतौर पे आप लगा रहे होते हैं, अच्छा सॉरी, तो वो इंट्रालीजनल जब आप वो लगा रहे होते हैं गैंग्लियन वगैरह में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे वाइट रिंग या ल्यूकोडर्मा आ जाता है। तो ये भी एक जहन में रखेगा कि वो उसको आपने डिल्यूट करना। खैर वो लेटर हम डिटेल में हम इंटेलिजेंल में डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह जो डर्मल चेंजेस भी आती हैं, उसमें भी इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाती हैं, जैसे एट्रोफी वगैरह आती हैं स्टीरॉयड के साथ। और इसमें एलर्जिक रिएक्शन, अभी तो मैं बता रहा था ना कि आमतौर पे जब हम बेट्रोमेट एन या प्रोवेट जी करते हैं तो वो जी से और एन से रिएक्शन आते हैं। तो हम एक्जिमा के लिए दे रहे होते हैं, नेक्स्ट डे जब पेशेंट आएगा तो उसको फर्दर वो एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। लेकिन स्टीरॉयड एज सच भी रिएक्शन देते हैं, और इनमें से जो टॉप पे है वो हाइड्रोकार्टिसोन जैसे भी रिएक्शन आते हैं। जिसको भी आप माइल्ड समझते हैं। नहीं, वो माइल्ड नहीं, वो तो कंसंट्रेशन वाइज माइल्ड है ना, ये उसका एलर्जिक रिएक्शन है। हाँ, मैं इसका वो कंसंट्रेशन से कोई तल्लुक उस सेंस में नहीं है, ये मतलब साल्ट से रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन आ सकता है, तो ये ज़रा ज़हन में रखना है। वो मतलब आपने एक्जिमा उस जगह पे सुर्खी आ जाएगी, बर्निंग शुरू हो जाएगी, और लीजन अगर वो 1 इंच है तो 1.5 इंच बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ जी, रेयर मतलब 4% है। बहुत कम है। हाँ जी, सर ये पहले बताते नहीं थे लोग, मुझे नहीं लगता कि बहुत किसी ने बताया। असल में वो जो आप इनसे कम आएगा, ज़्यादा आता है वो जब आप कॉम्बिनेशन में देते हैं ना, जैसे बेट्रोवेट एन है या जेंटामिसिजन में है। एजेंट दूसरे से हो रहा नहीं, वो तो वो हुआ है तो स्टीरॉयड आप, क्योंकि आमतौर पे जब हम यूज़ करते हैं या वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिनमें कम्बिनेशन होती है, क्योंकि उनमें रिज़ल्ट आपको कुछ बेहतर मिलता है, तो आमतौर पे वो कम्बिनेशन में जाते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ जी। तो हाँ, तो उसमें फिर आप वो लगाते हैं तो उससे वो रिएक्शन आता है।
तो ये भी ज़हन में रखें, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो रिएक्शन है ना, ख़ास तौर पे जब आप बैंडेज करते हो और आप पायोडीन लगाते हो, तो पायोडीन से आई डोंट नो कि आपने कितने रिएक्शन देखने, हम बहुत देखते हैं कि अगले दिन आता है पूरा मरीज़, वो उससे जहाँ जहाँ वो टेप लगती है तो टेप से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता है, एडेसिव टेप से। तो जितनी जगह पे आपने जी पायोडीन से एज सच उससे प्रॉब्लम है। फिर जब आप टेप लगाते हो तो जहाँ जहाँ टेप लगती है एडेसिवनेस जो होती है उसके वो रिएक्शन, इरिटेंट के रिएक्शन आता है। वो कभी एक्जिमा पे लेक्चर हुआ था, फिर उसमें डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वो उससे जो है ग्लू उनसे रिएक्शन आ जाता है। एक से हो गया तो दूसरा स्विच करना पड़ेगा? नहीं, वो तो फिर दूसरी जो टेप जो नॉन एलर्जेनिक यूज स्टीरॉइड से हो गया तो फिर हम नहीं, उसमें वो न्यूमाइसिन ना करें। हाँ, अगर प्योर स्टीरॉइड से हो रहा है तो फिर आप उसको शिफ्ट करें, जी स्विच करें, स्टीरॉइड चेंज करना पड़ेगा। स्टीरॉइड चेंज करना। तो फेस पे जब लगा रहे होते हैं तो फेस पे ये सारी चेंजेस आती है कि पेरी ऑर्बिटल डर्मेटाइटिस, पेरी ओरल डर्मेटोजेशिया लाइक लीजन्स, टीनिया इनकॉग्निशो, डॉक्टर साहब कह रहे थे, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब फंगस पे आप लगाते हो तो उसकी पिक्चर चेंज हो जाती है, तो उसको फिर हम टीनिया इनकॉग्निशो का नाम देते हैं। एक्नी फॉर्म एरप्शन, ये तो खैर बहुत ही कॉमन है कि जहाँ भी आप लगा रहे हो तो वहाँ पे एक्नी के लीजन्स आ जाते हैं। और हाइपरट्रिकोसिस, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जो फेस पे लेडीज़ के वो गोल्डन पर का फिर नाम निकला जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं, तो वाइटनिंग क्रीम से बहुत ज़्यादा वो नहीं, वो उसमें थोड़ा अनएथिकल होता है। बता दें कि सबको पता हो कि नहीं यूज करें। हाँ, उसका ब्रांड नेम भी बता दें। वो तो जितने ये फाइजा, फेस वाइट और नाइट क्रीम, जी सब स्टीरॉइड, गोरा तो कर देते हैं ना सर। वो जी वो मेलानोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना, तो एसिड बेस की वजह से जी नहीं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी उसका एक्शन आता है, मेलानोसाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं ना वो जो स्टीरॉइड्स। बेस पे होती है वो तो खैर और चीज़ है ना, वो तो वैसे डिस्ट्रॉय करेंगे ना। वो प्रेपरेशन आर्बुटीन होती है जिसमें जजूबा होता है। नहीं, वो देखें वो डिफरेंट एक्शन है उनके, वो तो आपने पीलिंग इफेक्ट उनका लेना होता है, जिसमें सैलिसिलिक एसिड है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, या आर्बुटीन है या कोजिक एसिड हैं, वो इरिटेटिंग उनका वो पीलिंग इफेक्ट है। वाइटनिंग तो होगा ना, जब स्किन के ऊपर लेयर आपके उतरेंगे तो वो वाइटनिंग तो आएगी, लेकिन स्टीरॉइड का डिफरेंट मैकेनिज्म है ना, ये मेलानोसाइट को सुप्रेस करते हैं। तो जब मेलानोसाइट को सुप्रेस करेंगे तो उससे वो वाइटनिंग आती है। वाइटनिंग तो ये वाले जो साल्ट हैं जिनमें कोजिक एसिड, आर्बुटीन या सैलिसिलिक एसिड, ये वाले एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, जिनमें ये प्रेपरेशन था ग्लूटाथियोन वो अगर आप नेट पे देखेंगे ना तो वो 17 उसकी या 18 इंडिकेशन लिखी हुई हैं, जिनमें स्किन की कोई 15वीं 16वीं है। पहले ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, वो कहते हैं सारे ठीक हो जाते हैं, आखिर पे आकर स्किन भी थोड़ी बेहतर होती है। बेसिकली ये आपका वो है, ये एंजाइम है ग्लूटाथियोन, तो ये आपकी जो मेलानिन नज़र आ रही है इसको फ्यू मेलानिन में कन्वर्ट करती है। तो फ्यू मेलानिन चूँकि स्लाइटली वो येलो टिंट में है, तो वो येलो टिंट आपका ग्लूटाथियोन से आ जाता है। वो गोरा कोई नहीं होता, थोड़ा सा उसकी टोन जो है वो चेंज होती है जब तक आप ले रहे हैं, गोरे वाली बात नहीं है। देन हाइट्रोफी ऑफ स्किन और पिगमेंटी चेंजेस के, जैसे वो विटिलाइगो अपना वो ल्यूकोडर्मा आ जाएगा स्टीरॉइड लगाने से। अगर टोटली एग्जॉस्ट होगी स्किन तो उससे वो वाइटनिंग आ जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख रहे हैं, ये टेलंजिएक्टेसिया और एट्रोफी। नहीं, ये टेलंजिएक्टेसिया डॉक्टर साहब, हाँ वो मतलब स्किन एट्रोफी हो गई तो ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट हो गए। हाँ जी, ये टीनिया इनकॉग्निशो कि वो टीनिया था जब लगाए तो अब लग रहा है कि ये टीनिया नहीं है, ये एक्जिमा है, तो चेंज हो जाती है शक्ल। अनदर पेरी ऑर्बिटल, हाँ जी नहीं, पेरी ऑर्बिटल डर्मेटाइटिस जी, हाँ जी, ये देखिएगा यहाँ पे ट्रॉफी दोबारा आ रही है आपके। ये एक्नी फॉर्म एरप्शन के एक्नी लगा रहे हैं तो एक्नी फिर वो बढ़ती जा रही है आपकी। एट्रोफी, हेयर अब हाइपरट्रिकोसिस, इसमें हेयर ग्रोथ देखें, क्योंकि हेयर ग्रोथ के जो हम देख रहे हैं, एक तो जाहिर है वो जेनेटिक होता है, दूसरा हार्मोनल है, पीसीओ ख़ास तौर पे, और थर्ड जो है ये लोकल एप्लीकेशन, इनसे हेयर ग्रोथ फेस पे लेडीज़ के आ रही है। तो आइज़ में के करीब जब लगा रहे हैं तो फिर इवन कैटरैक्ट
इससे रिपोर्ट है। तो आई पे भी जब लगाना है तो बिल्कुल माइल्ड वाले लगाना है, हाइड्रोकार्टिसोन प्रेडनिसोलोन में से कोई चीज़। इवन ग्लाकोमा रिपोर्टेड है। कैटरेक्ट एकदम तो नहीं होगा उसमें? नहीं वो डॉक्टर साहब वो फिर लगाते जाते हैं ना, यही तो बात हुई ना कि जब आपको एक्जिमा है तो आपने शुरू किया, आपको आराम आया, फिर आपने रोज़ रात को लगा रहे हो, और वो भी जो स्ट्रांग होंगे जैसे क्लोबीटासोल साल्ट है उससे, वो हाइड्रोकार्टिसोन से तो नहीं आएंगे। जी कैपेसिटी बन जाती है। जी एकदम उससे होगा जो डॉक्टर साहब ने उस दिन बताया था कि एक्सेसिव रेडिएशन जी से एकदम इंस्टेंट कैटरेक्ट हो सकता है। हाँ जी हो सकता है, या अगर आपने उस एरिया में इंट्रालीजनल लगा दिया, इंट्रालीजनल इंजेक्शन लगाया तो फिर भी चांस होगा। पर इनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करने के लिए कुछ किनके ये स्टीरॉइड्स वो तो डॉक्टर साहब है ना कि आप दें माइल्ड और डिलेड वुंड हीलिंग। अगर आपको किसी ज़ख़म पे आप स्टीरॉयड लगा रहे हो तो उसकी वुंड हीलिंग जो आपकी डिले हो जाती है। और रिबाउंड फिनोमिना इसमें आता है कि आप जब एक्जिमा में या सोराइसिस में फौरी बंद करते हो तो वो फौरी दोबारा हो जाती है। ख़ास जब हैंड एक्जिमाज में लेडीज़ में आप लगा रहे होते हैं तो वो उनको बताना है कि टेपर करना है इसको, यकदम छोड़ेंगे तो वो फौरी रिबाउंड फिनोमिना आ जाता है। ये मोस्टली स्टीरॉयड से ये प्रॉब्लम आती है, सिस्टमिक में भी और लोकल में भी। और वेस्कुलर इफेक्ट वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है प्रोलॉन्ग यूज़ करने से। सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट भी आ जाते हैं, जैसे वो मैं शुरू में बता दिया कि नेक ऑफ जो फीमर है उसकी नेक्रोसिस रिपोर्टेड है, और कुशनगाइट सिंड्रोम वो भी आ जाते हैं। जब बेसिकली आप तो आमतौर पे वो लगा रहे होते हैं ना थोड़े से एरिया में, लेकिन जब हमारे पास पेशेंट आते हैं जो फुल बॉडी, जैसे हम इरिथ्रोडर्मा का नाम देते हैं, कि जब मोर देन 90% बॉडी एरिया आपका इन्वॉल्व, वो एक्जिमा में, ड्रग रिएक्शन में, मिलिग्नेंसी में, जैसे वो कोई भी सिस्टमिक मिलिग्नेंसी है, माइकोस्पोंगाइटिस में, और तो उनमें वो फिर लगानी पड़ती है। तो उनमें फिर हमारा होता है कि बिल्कुल ही डाइल्यूट करके आपने स्टीरॉयड को लगाना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की तो चूँकि एरिया बहुत ज़्यादा है और वो अब्जॉर्प्शन आपकी बढ़ जाएगी, तो उसमें फिर ये ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आएंगे जो सिस्टमिक वाले हैं। ऑक्लूसिव थेरेपी की हम बात कर रहे थे, लेकिन है कि वो जब ज़्यादा कोई यूज़ करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए तो फिर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम आ जाता है, फॉलिकुलाइटिस हो जाते हैं। तो इंटरलिजनल में हम, तो ये था शॉर्ट अबाउट हमारा स्टीरॉयड की लोकल थेरेपी में। नाउ वी कम टू द एक्चुअल जो टॉपिक हमारा वर्कशॉप का है। अच्छा, ये एक चीज़ वो जस्ट वो स्लाइड आ गई तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ना ज़रा डोज कन्वर्शन का जहन में होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड है वो हम प्रेडनिसोलोन को लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डोज जब भी हमने स्टीरॉयड की करनी है तो वो प्रेडनिसोलोन नहीं, प्रेडनिसोलोन को लेते हैं। तो प्रेडनिसोलोन का जो 5 मिलीग्राम टैबलेट आपकी आई है डेल्टा कॉटल, जो आप रूटीन में यूज़ कर रहे होते हो, तो डेट इज़ इक्वल टू 20 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकार्टिसोन, 4 मिलीग्राम ऑफ ट्राइमिसिलोन, 0.75 टू डेक्सामेथासोन और 0.5 मिलीग्राम बीटामेथासोन जो बेटनिसोल है आपकी। तो बेटिसोल जो बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू प्रेडनिसोलोन। तो ये भी ज़रा ज़हन में रखें। इसके भी शायद आप पिक्चर लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि यह जब भी डोज कन्वर्शन करनी है आपने टेपर करना है, क्योंकि जो एक इंजेक्शन आप लगाते हैं डेकाड्रॉन का 1 cc, हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ये देख सकते हैं सब। अच्छा चलें ठीक है। बहरहाल मैं क्या ये चूँकि इसलिए ज़रूरी है कि आम तौर पे जब हम डेकाड्रॉन टीका लगाते हैं तो वो इक्वल है 27.5 मिलीग्राम ऑफ प्रेडनिसोलोन, यानी तक जी 4 मिलीग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। जो 1 cc आप लगाते हैं वो इक्वल टू 27.5 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन, तो यानी 5 गोलियाँ। तो जब आपने वो टीके से गोलियों पे आना है तो वो फिर डोज आपके जहन में हो कि आपने किस तरह उसको कम करना है। तो ये एक ज़रा जहन में रखिएगा। तो बहरहाल आजकल एक मसला जो बाज़ का आता है कि चूँकि वो सोशल मीडिया का ज़माना, बहुत से मरीज़ पढ़ के आते हैं कि स्टीरॉयड यूज़ नहीं करने, तो समटाइम वो प्रॉब्लम भी पड़ती है कि मरीज़ कहते हैं स्टीरॉयड में लगाना, हालांकि वहाँ स्टीरॉयड की
इंडिकेशन है लेकिन पेशेंट कह रहा होता है कि मैं नहीं लगाना, तो उसमें फिर एक तो उसकी माने और दूसरा फिर जो नॉन स्टीरॉयड प्रेपरेशन है वो आपके इल्म में होनी चाहिए कि वो कौन सी हैं, वो भी यूज़ करनी फिर आप कर सकते हैं। नहीं, कन्विंस तो करना है, अगर वो नहीं हो रहा तो फिर आप नॉन स्टीरॉयडल पे आ जाएं। देते हैं ना जी, उसमें पेशेंट को बताते हैं कि इसकी डोज बहुत एक तो कम है और ये नहीं जा रहा, ब्लड में नहीं जा रहा। जी जी इसमें भी बता सकते हैं। जी, वो तो मैंने वो ज़ाहिर है, वो तो आपको एक डिपेंड करता है कितना टाइम आपके पास है या कितना उसको टाइम दे रहे हैं। तो बहरहाल है कि अगर वो मरीज़ आपको ज़्यादा ही कह रहा है तो फिर ना जाएं, क्यों अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर आप फंसते हो, तो फिर आप वो नॉन स्टीरॉयडल पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो शुरू में कहा कि ड्यूरेशन थेरेपी फिर भी माइल्ड करना है, मेंशन लाजमी करनी है, तो कम्बिनेशन में आप जा सकते हैं। तो ये वाइटनिंग क्रीम्स को बहरहाल अवॉइड करना है जितना का अवॉइड कर सकें, और स्टेमिक्सिटाइड जो है वो आपने सिलेक्टिव केसेस में देना है, रूटीन में यूज़ ना करें। अच्छा, इंट्रालीजनल जो आप इंजेक्शन आपने देना है वो आमतौर पे तो हम ट्राइमसलोन यूज़ करते हैं। पहले तो वो कैनाकॉट काफ़ी कॉमन था जो आता था और यूज़ होता था, आजकल वो डिफरेंट नामों से आ रहा है जी, उसके डिफरेंट नामों से है, लेकिन है कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 40 मिलीग्राम पर ml, ठीक, जब आप लगा रहे हैं, यानी जब आपने प्योर लगा दिया तो वो 40 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से आप लगा रहे हैं, चाहे 1 ड्रॉप लगा रहे हैं, 2 ड्रॉप लगा रहे हैं, तो उसको आपको डिल्यूट करना होता है। तो वो आप डिफरेंट अगर इंडिकेशन आपकी है, अगर तो आप थिक एरिया जैसे कीलाइड में लगा रहे हैं या हाइपरट्रॉफिक स्कार में लगा रहे हैं या हाइपरट्रॉफिक लाइकन प्लानस है उसमें लगा रहे हैं, फिर तो प्रॉब्लम नहीं, फिर प्योर भी लग जाए कोई मसला नहीं। लेकिन आमतौर पे जब आप यूज़ करते हैं उसको, जैसे ये बालचार में भी काफ़ी जीपीस भी लगाते हैं और हम भी कभी लगाते हैं, तो उसको आपको डिल्यूट करना होता है। वो 2.5 to 5 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जाना आपने, 2.5 to 5 मिलीग्राम पर ml, ये ज़रा ज़हन में रखिए। तो उसको ज़ाइलोकेन में मिक्स कर लें, उसको ज़ाइलोकेन में कर लें या डिस्टल वाटर में कर लें, ज़ाइलोकेन में भी कर सकते हैं ज़ाइलोकेन में मिक्स कर लें, जी, कर लें, इन्फिक्टेड कर दें इंसुलिन जी हाँ, लेकिन वो डिल्यूट करके लगाना है, मतलब ये ज़रा ज़हन में रखें कि प्योर नहीं लगा देना। आजकल वैसे कीलाइड के लिए क्योंकि माशाल्लाह आप अच्छे से, में सर मिथाइल पेंटिसिनोल और ट्राइएमसिनोल ये दोनों यूज़ होते हैं और अनडाइल्यूटेड यूज़ करते हैं इनको। नहीं, वही मैं बताने लगा हूँ कि आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं स्टीरॉयड विद 5-FU 5-फ्लोरोयूरेसिल के साथ, तो उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। अगर आप में से कोई यूज़ करता है तो इस कम्बिनेशन को आजमा लें। उसमें 10 जो यूनिट्स हैं वो हम इसके लेते हैं ट्राइमसिलोन के, और 90 यूनिट 5-FU के, तो उसके अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। 5-फ्लोरोयूरेसिल, फ्लोरोयूरेसिल के नाम से मेरा मिल जाएगा, लेकिन 5-FU लिखेंगे फिर भी प्रेपरेशन अवेलेबल है 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो वो आप कम्बिनेशन में दें, उसमें स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट भी फिर कम आ जाते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो बहरहाल ये जिन जगहों पे डिजीज़ जो कि बहुत सी इसकी इंडिकेशन है, डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, तो वो डिल्यूशन जो आपने वो लाजमी करनी है, ये ज़हन में आपके पॉइंट हों। ये मल्टीपल इंडिकेशन, ये तो खैर स्किन की मेनली लिखी हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं, विटिलाइगो, सोराइसिस, एक्ने, इवन जो सिस्ट एक्ने बनती है उसके अंदर भी हम लगाते हैं उसको। तो साइड इफ़ेक्ट अगर आपने वो डीपर लगा दिया, ये ज़रा ज़हन में रखें कि जो आपका एपिडर्मिस है वो 0.2 to 0.4 mm है, वो बुक्स में वेरी करते हैं, 0.9 तक भी जाते हैं, लेकिन यूजुअली ज़हन में रखें एक एवरेज के 0.2 to 0.4 mm आपकी एपिडर्मिस है, और इसी को अगर आप 2 to 4 mm कर लें तो वो डर्मिस है। तो अगर इससे नीचे आप जाएंगे तो फिर आप सबक्यूटस में चले जाएंगे, तो जब सबक्यूटस में आप चले गए तो फिर एट्रोफी लाजमी, क्योंकि वो फैट ने एट्रोफी होना और स्किन ने नीचे वहाँ बैठ जाना। तो ये ज़रा ज़हन में रखिएगा कि आपने जो थिकनेस स्किन की है
आपने डर्मस के अंदर इंजेक्शन लगाना, नीचे गए तो फिर डर्मेट्रॉफी हो गई। ल्यूकोडर्मा जैसे वो गैंग्लियन की बात हो रही थी, जब लगाएंगे तो वो वाइटनिंग आ जाती है, नेक्रोसिस हो सकती है, स्ट्रीक्स बन सकती हैं, टेलेंजियोक्टेसिया इन्फेक्शन का चांस होगा। तो ये था अबाउट शॉर्ट इंट्रालीजनल के बारे में। तो इंट्रालीजनल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो, पूछना चाहते हैं। सर आपने जो क्रीम और ऑइंटमेंट का बताया, इसके अलावा सेम थी कि इफ द लियन इज ड्राई मेक इट वेट विद ऑइंटमेंट एंड इफ द लियन इज वेट मेक इट ड्राई विद क्रीम, ये इट डज नॉट होल्ड। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो डिजीज़ वाइज डिपेंड करती है ना कि ऑइंटमेंट मैंने जैसे बताया कि एक तो बच्चों में कोशिश करें कि कम इस्तेमाल करें फेस पे स्पेशली, दूसरा फ्लेक्सुरल एरिया में इसको अवॉइड करें क्योंकि वहाँ की एक्लूजन ऑटोमेटिकली एक्लूजन होगी, तो जब एक्लूजन होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होनी है, तो वहाँ पे फिर एट्रोफी का चांस ज़्यादा, क्योंकि जो स्ट्राइड डिस्टेंस से या आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं आमतौर पे तो वो सिस्टेमिक स्टीरॉयड से आते हैं, लेकिन बहुत से हम केसेस देखते हैं कि आफ्टर 1 वीक आपने लगाई किसी मकसद के लिए स्टीरॉयड तो से ये स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, तो वो स्किन टू स्किन वेरी करती है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है उसमें मैं यही कहूँगा कि फ्लेक्सुरल एरिया में आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, दूसरा आपने फेस पे बिल्कुल नहीं यूज़ करना, ये 2 पॉइंट में रखें कि ऑइंटमेंट को कोशिश करें कम से कम। लेकिन बहरहाल जहाँ ड्राई एरिया है वहाँ पे ज़ाहिर वेट करके करना है, तो वेट तो ऑइंटमेंट ही होती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो साल्ट देखें कि कौन सा है, मतलब वो माइल्ड साल्ट जैसे हाइड्रोकार्टिसोन ऑइंटमेंट आती है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यूजली जो मैं आजकल अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि गीले हाथ से लगाएं, शायद कभी मेरी प्रिस्क्रिप्शन नज़र से गुजरी हो तो उस पर लिखा हो, वो गीले हाथ से मुराद है कि क्वांटिटी थोड़ी हो, स्प्रेड ज़्यादा कर दें। जब आप वो ड्राई स्किन पे लगाएंगे, वो चाहे क्रीम लगाएंगे ऑइंटमेंट लगाएंगे, वो थोड़े से एरिया में लगनी है, तो जब आप गीले हाथ से लगाएंगे या वो पार्ट आपका गीला होगा तो वो फिर आप उसको जैसे मर्जी स्प्रेड कर लो, थोड़ी सी क्वांटिटी को आप ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। इसका नाम है वो जो फ्लोगोसिड में होता है ना एंटी, अच्छा के नाम से आ रही है, वो किस कैटेगरी में आता है? वो नॉन स्टीरॉयडल है ना, वो मैंने यही बात की थी ना कि जब वो जैसे स्टीरॉयड फोबिया पे हम बात कर रहा था उसमें यही कहा था कि नॉन स्टीरॉयडल है, जिसमें ये भी एक है, या फिर जो हमारा टेक्नोलॉजी, हाँ पिछले जब ये नई नई कंपनियाँ थी तब तो बहुत ज़्यादा ये फ्लोगोसिड और ड्रोक्सारेल, लेकिन चूँकि वो नॉन स्टीरॉयडल का जब हमने इफेक्ट लेना होता है और जल्दी मरीज़ कह रहा होता है मैंने होना, तो फिर वो स्टीरॉयड पे जाना पड़ता है, लेकिन जब लॉन्ग पीरियड के देना है फिर आप वो नॉन इन्फ्लेमेटरी पे आ सकते हैं, नॉन स्टीरॉयडल पे आ सकते हैं। हाँ नहीं पोटेंट नहीं, लेकिन वो नॉन स्टीरॉयडल है ना, इफेक्टिव तो है वो, तो सिंपल आप एक्जिमा में जो पेशेंट को आप एडवाइस हम करते हैं कि आप स्किन को ड्राई ना होने दें, तो जब आप उसको सिंपली पेट्रोलियम जेली लगा देंगे, ऑलिव ऑयल लगा देंगे, तो उसी से ही रिजल्ट आ जाते हैं। तो लेकिन वो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हैं उसके जी। स्टीर अपना इंटेलिजेंस की बात होगी। अब जो नेक्स्ट हमारा था क्रायो सर्जरी, आप तौर पे जो पहले करते थे वो नाइट्रस ऑक्साइड से वो गैस होती थी और उसमें से वो आगे पाइप उसको फ्रीजिंग करके तो उसके हम इफ़ेक्ट लेते थे। जब ये चूँकि महंगी इंस्ट्रूमेंट हैं तो ये नहीं कि उसका तो नाइट्रस ऑक्साइड से भी हम काम चलाते थे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड स्नो से भी होते थे, लेकिन ज़्यादा जो अब यूज़ है वो ये लिक्विड नाइट्रोजन का। ये वैसे गैस बहुत सस्ती है क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है आपकी ऑक्सीजन की, तो ये बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन इसको चूँकि स्टोरेज मुश्किल है तो इसलिए जो इसके इंस्ट्रूमेंट है वो महंगे, अदरवाइज़ ये अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो इसको 2 तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो हम क्योंकि इसके बड़े सिलेंडर होते हैं, 10 लीटर का 30 लीटर का होता है, हॉस्पिटल में हमारे पास 30 लीटर के थे, तो वो निकाल के आप किसी भी छोटे प्याले में किसी में, तो वो कॉटन बड के साथ उसमें डिप करें और टच करें, डिप करें और टच करें। एक तो वो डायरेक्ट है, दूसरा ये स्प्रे है, ये क्रायो गन कहते हैं इसको। तो इससे वो स्प्रे आपका, इसमें अभी गैस बहरहाल नहीं है, लेकिन वो आपको ये स्प्रे करते हैं। तो ये 5 to 7 सेकंड्स स्प्रे करना है आपने। जब आप स्प्रे लियन के ऊपर स्प्रेड भी तो करेगा, इतना गिर तो उसको भी फ्रीज कर देगा ये जी, उसी को करना है ना आपने,
उसमें है ना कि आप अगर आपका बहुत ही छोटा लेजन आप करना चाह रहे हैं तो आप कागज़ लेके या कपड़ा लेके उतना सुराख करके रखे तो फिर उसको कर लें, ठीक। तो अगर साथ वाली एडजेसेंट स्किन को भी लगा वो भी नेक्रोसिस होगी उसकी भी, क्योंकि इसमें बेसिकली जो मैकेनिज़्म है कि इसमें आइस क्रिस्टल्स बनती हैं लेजेंस के अंदर, क्योंकि इसका टेम्परेचर है -196 जी। इसमें पहले बहुत ज़्यादा ये जो वो ओवर फर्टिलाइजेशन वगैरह करते हैं ना ये एनिमल वाले, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, तो फिर अभी स्किन में भी इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो बहरहाल ये ज़रा ज़हन में रखें कि इसको जेनिटल एरियाज़ पे अवॉइड करना होता है, वो बड़ी काशन के साथ लगाना है, और फेस पे, क्योंकि वो आपके ये कंट्रोल में नहीं होती आप कितना मुड्डी पे इसने पेनिट्रेशन कर लिया। लेकिन जो काटरी आप करते हो या अपना दूसरा करते हैं इलेक्ट्रिक काटरी, वो आपके कंट्रोल में है कि आप कितना बंद कर रहे हो, तो उन एरियाज़ में वो इलेक्ट्रिक काटरी बेहतर है। बाकी एरियाज़ में बहरहाल ये इक्वल इफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों में चूँकि हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, बच्चे वो चूँकि उसमें काटरी में इंजेक्शन लगाना पड़ता है और फिर उसके बाद वो अपना जलाते हैं आप, तो पहला मरीज़ टीके से डरता है तो फिर उससे डरता है। तो इसमें सिंपली आपने टच करना है। मुलस्कम टेरियोजम तो खैर बड़ा ही आसान हल होता है उसका, लेकिन अगर करना है तो उसको भी आप काटरी या वो प्लाज्मा पेन अभी हम डिस्कस करते हैं, तो प्लाज्मा पेन से आप कर सकते हैं। वॉट्स के लिए भी है इंडिकेशन इनकी ऑलमोस्ट एक ही हैं, लेकिन एरियाज़ का ज़हन में रखना है, एज का ज़हन में रख सकते हैं, और दूसरा ये है कि उसके जो आपके कंट्रोल में है या आपके बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं। कॉर्न में भी सर ये इफेक्टिव है? किस में जी? कॉर्न में बेसिकली नेक्रोसिस करने हैं ना नैन में, उसमें क्रिस्टल आइस से बननी है और नेक्रोसिस हो जानी है। कॉर्न है इसकी जो बेसिक पैथोलॉजी है वो कहाँ पे होती है? वायरस होता है या किसकी नहीं, कॉर्न नहीं, एक्चुअली कॉर्न क्लास्टी जो है ना ये तो प्रेशर पॉइंट्स पे हैं आपके हैं, लेकिन उसमें वाइट या स्पॉट वो आता है, वो सेंटर में आ सकता है, आपका प्लग बन जाता है। उसको खत्म ना करें दोबारा ग्रो कर जाए जी, वो तो फिर जाहिर है उसको पूरा ही निकालना होता है ना, जब तक उस पेयरिंग नहीं साथ साथ करेंगे आप, जैसे काटरी भी हम कर रहे हैं तो हम साथ पेयरिंग करते हैं, मतलब उतार जितना आपने बंद किया उसको उतारा फिर बंद किया फिर उतारा फिर बंद किया, तो इस तरह वो एक में नहीं कि एक ही दफ़ा आपने करके उसको कहा कि वो ख़त्म हो जाए। वो डू फिल्म वगैरह जो वो तो फिर वो उसकी अपनी ट्रीटमेंट्स है ना, कि लोकल थेरेपी है, फिर काटरी है, क्रायो है, फिर CO2 लेज़र है, फिर एट द एंड ऑफ द डे सर्जरी। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर सर्जरी भी कर सकते हैं, आप उसको निकाल ही दें। ये आपका जो शालामार हॉस्पिटल कभी गुजरे हों तो उसी रोड के ऊपर ऑक्सीजन फैक्ट्री है, तो वो बहुत ही सस्ती है। दे देते हैं वो? हाँ बहुत पुरानी फैक्ट्री है जी, बहुत पुरानी फैक्ट्री है। और मेरे ख्याल पाकिस्तान हाँ जी क्योंकि हम स्कूल में थे तो उसको विजिट किया। जी एग्जैक्टली, हाँ, तो वहाँ से ये आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसके लिए सिलेंडर बहरहाल आपको ख़रीदना होगा, वो महंगा है। नहीं, वो एक्चुअली एवेपोरेट हो जाती ना ये, नहीं छोटा सिलेंडर सिर्फ 24 आवर, वो भी बड़ी मुश्किल से, मतलब ये इसमें अब हम फिल करेंगे तो ये 24 आवर से ऊपर नहीं जाते। वो जो बड़े सिलेंडर हैं वो उनमें वो तकरीबन 3-4 हफ्ते रह जाते हैं, इसमें नहीं रहते। तो डैमेज टू टिश्यू है, इसमें है कि आपने वो एक था अपना था का लफ्ज़ बोलते हैं कि एक दफ़ा आपने किया और कितनी स्पीड से आपने उसको किया, और दूसरा कि एक वक्त में 2 दफ़ा आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आप फ्रीज़ करेंगे तो वो वाइट सा हो जाता है, उसको मकसद है कि दवाई लग गई या फिर आप दोबारा उसको फ्रीज़ कर दें, तो 2 दफ़ा करना है एक वक्त में। कॉटन बड से भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। एक ये स्प्रे जो आते हैं कौन सा जी? इथाइल क्लोराइड या फ्रीज लिखा होता है, उनका भी यही मैकेनिज्म है, वो पेन के लिए यूज होता है। नहीं, वो तो एक्चुअली सिंपली वो एनेस्थेटाइज करते हैं ना। हाँ जी, वो तो लोकल एनेस्थीसिया की शक्ल में है, जो ये खिलाड़ी लगाते हैं जी, वो जी चोट लगे तो एकदम स्प्रे कर दिए, वो स्प्रे उसमें लोकल एनेस्थेटिक है। तो ये इंडिकेशन है जी वॉट्स में, मुलस्कम क्लोजियम डॉक्टर साहब कह रहे थे, BCC, स्क्वेमस सेल, एक्टिना केराटोसिस और बहुत सी चीज़ें ट्यूमर टाइप में कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स बहरहाल हैं कि अगर वो इसमें स्वेलिंग आती है, इवन इरोजन्स आ जाते हैं, बुल्ला फॉर्मेशन हो जाती है, हेमरेजिक ब्लिस्टर्स, हाइपोपिगमेंटेशन का चांस है, हाइपर पिगमेंटेशन,
और अगर ज़्यादा कर दिया तो नर्व डैमेज भी चांस है, तो इसलिए कंट्रोल करना होता है इसको। इसमें जो एक्चुअली मैकेनिज्म कार्ट्री में है कि हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू टिश्यू रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट में, और फिर वो डिसिपेशन होके होती है। तो इसमें 2-3 लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं। एक तो है इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन। इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन में हम टच नहीं कर रहे होते, 1 to 2 mm स्किन से ऊपर रखते हैं उसका जो पॉइंटर है, वो फिर वो करंट देते हैं तो वो स्प्रेड ज़्यादा कर जाती है। तो उसमें जो छोटे निशान होते हैं, जैसे बाज़ लोगों के वो फ्रैकल्स, ये ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, या इवन मलाजमा पे भी अगर ट्राई करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक डेसिकेशन होती है या कॉटरी जिसको आम लफ्ज़ों में हम बोलते हैं, तो वो फिर हम टच करते हैं स्किन के ऊपर, वो एक्चुअल टच होके वो डैमेज हो रहा होता है, तो वो सिर्फ लोकल एरिया में होगा जिसको आप टच करके जला रहे हैं। लेकिन जो फल्ग्रेशन है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा किसमें जी, हाँ बर्न हो जाता है। लेजर भी इसमें दिक्कत इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन के प्लेस में फ्रैक्टल के प्लेस ये में क्या लेजर क्या है? इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन नहीं, इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन मैं समझ क्या कह रहे हैं आप? लेजर इवन लेजर बेटर नहीं, लेज़र नहीं, इलेक्ट्रिक कॉटरी है एक्चुअली, बेसिकली करंट ही आ रहा है उसका। हाँ, इसमें वो लेज़र वाली शॉएं नहीं है। लेजर बेटर नहीं है एक फॉर फ्रैक्टल्स, वो तो मैं एक अलहदा वो फिर है ना जी, हाँ वो तो अलहदा ग्रुप है। ये कि ये जो काटरी है, इलेक्ट्रिक काटरी, हाँ। ये फ्रैक्टल के लिए भी मौसर है जी, बेसिकली जब लेज़र नहीं था तो हम यही सब में करते थे, इवन जो हेयर रिमूवल है वो भी हम इसी से करते थे। हाँ जी, एपिलेशन जो आजकल भी हम वाइट बालों के लिए इसी से कर रहे हैं, क्योंकि वाइट बालों पे लेज़र का इफेक्ट नहीं है, तो उसके लिए हमें यही मशीन यूज़ करनी पड़ती है। लेजर का मैकेनिज्म एक्शन क्या हो सकता है? वो क्या करती है? वो तो खैर डिफरेंट डॉक्टर साहब लेज़र है ना, वो कौन सा लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्यू स्विच या एनडी है, वो मुख्तलिफ हैं। वो रखा हुआ मैंने, अगर टाइम बचा तो उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद लेट हो जाएंगे आप। आपको बिजी कर देते फिर काम। तो इलेक्ट्रोकोगुलेशन में है कि आप अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसी काटरी से आप उसको रोक सकते हैं, वो जो आपकी कोगुलेशन हो जाती है जी। सर्जरी में भी जैसे, हाँ जी, तो उसमें भी इलेक्ट्रोफल्ग्रेशन आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रोसेक्शन है कि जब वैसे को थिक लिया ना उसको रिमूव करना है तो बाई पार्ट्स उसको उतारते जाते हैं। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, सस्ती मशीन है और इसके आप क्लिनिक पर आके काफ़ी फ़ायदे ले सकते हो, लेकिन आप वाट्स पे ज़्यादा रखें या मलस्कम पे ज़्यादा। तो फल्ग्रेशन में जैसे मैंने बताया कि इसमें मतलब वो टच नहीं आप कर रहे, 1 to 2 mm ऊपर रखते हैं, ये अगली पिक्चर में वो आप देखें तो ये थोड़ा सा ऊपर आपने रखा है, स्किन को टच नहीं कर रहे, ठीक है। स्पार्क आता है और उससे ये बर्न हो जाती है स्किन, लेकिन सुपरफिशियल ही होगी, ये डीप नहीं होगी। जो इलेक्ट्रिक कॉटरी है वो आप डायरेक्ट टच कर रहे हैं, इसमें स्कार, उसमें तो खैर बिल्कुल स्कारिंग नहीं होगी फल्ग्रेशन में, इसमें थोड़ी स्कारिंग आ सकती है। और ये आप टच कर रहे हैं एपिडर्मस या नीचे डीप भी डर्मस तक जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, वो थिकनेस के हिसाब से आपके जहन में होना चाहिए। तो इंडिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, वॉट्स, कैराटोस, बोरोकेराटोसिस, स्टोकोकेराटोसिस, मोलस्कम कंटेजियोसम, मल्टीपल इसके हैं। ये एक पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, आपको शायद इस टर्म का अंदाज़ा है कि नहीं है, ये बाज़ आप देखते हो कि ब्लीडिंग स्पॉट्स बन जाता है, कहीं ट्रॉमा हुआ, चोट लगी, रगड़ लगी तो ये मुंह के साथ हाथ के ऊपर वो सुर्ख रंग का ना गोल सा बन जाता है, पैप्यूल टाइप। तो उसमें जब भी पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि जब भी टच करें कोई चीज़ लगती है तो खून निकलना शुरू हो जाता है, खून बहता है, मतलब तेज़ी से खून बहता है, बेसिकली वो ब्लड वेसल्स हैं जो डायलेट होती हैं, तो उसके लिए भी ये कॉटरी का इस्तेमाल होता है। तो कभी देखें आप इस तरह का लीजन जो 2-4 हफ्ते की हिस्ट्री हो, विद इन मतलब फ्यू डेज़ की हिस्ट्री हो, और उसमें से ब्लीडिंग पेशेंट की हिस्ट्री दे रहा हो, तो ये पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। वो नाम कन्फ्यूजन है इसमें, क्योंकि नाम का उससे जो डिजीज़ का कोई तल्लुक नहीं है, वो सिंपली डायलेटेड ब्लड वेसल्स होते हैं। कोगुलेशन में वो सर्जरी में भी आप यूज़ करते हैं, और जब हम कॉटरी में ब्लीडिंग होती है तो उसमें भी यूज़ करते हैं।
हाँ, तो इसमें वो आपकी वो कोगुलेट कर जाती है। इंडिकेशन मल्टीपल्स हैं अगेन इसकी भी, कोगुलेशन वाले की भी। सेक्शन में जो भी कोई थिक लीजन होगा उसको आप रिमूव कर रहे हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में है कि जो पेशेंट में पेस मेकर वगैरह हो तो उसमें नहीं कार्टिकन तो पूछना होता है, लाजमी है, क्योंकि करंट है इसमें तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। कोई एपिलेप्टिक हैं उनमें नहीं करना, और अगर किसी में कीलैड या स्कार बनने की टेंडेंसी है तो उसको भी पहले हिस्ट्री ले लेनी है, क्योंकि वरना फेस पे भी कीलैड फॉर्मेशन आ सकती है। तो ये ज़रा ज़हन में रखिएगा जब ये कार्टरी आप कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट बगैर वो लोकल के कर सकते हैं अगर छोटा लीजन है, क्योंकि ये पेनफुल है। सेकंड है कि आप लोकल लगा के करें। लेकिन एक में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने स्पिरिट नहीं लगाना साफ़ करने के लिए बिफोर प्रोसीजर, क्योंकि वो फायर पकड़ लेगा और उसमें वो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो पानी से साफ़ कर लें, लेकिन जब कर लें तो फिर आप स्प्रेड लगा सकते हैं, लेकिन शुरू में स्प्रेड ना लगाएं वरना प्रॉब्लम आएगी। तो आपके पास एक छोटी सी वो प्लाज्मा पेन जी, वो दिखाने लगा वो जरा दिखा जी वो जो मेरा ख्याल है हम भी रख सकते, ये कोई ज़्यादा महंगी तो नहीं? नहीं, वो सस्ती है, कोई 10,000 से 15-20 हज़ार। जो बहुत सस्ती है वो 7-8 हज़ार में भी मिल जाती है। हाँ जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस अपना है, ये इलेक्ट्रोलिसिस या एपिलेशन जो भी हम बात कर रहे थे, तो वो अगर जो वाइट बाल हैं या जब 90s से पहले यानी 80s में हम इसी से हिर्सुटिज्म का भी ट्रीटमेंट करते थे। तो इसमें वो बिल्कुल बारीक नीडल्स होती है, तो थिक नीडल्स हैं कार्टरी की। तो ये तो हमारा ये अगर दूर से आप पता नहीं नज़र आ रहा, मैं थोड़ा पीछे कर, हाँ ये वाली तो मोटी नीडल है, ये आपके हम कार्टरी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एपिलेशन के लिए वो नीडल ये नज़र नहीं आ रही होगी, ये सब देखना चाहें तो ये एपिलेशन के लिए वो डीप जाके फिर करंट देते हैं तो इससे हेयर रूट बर्न हो जाते हैं, ये परमानेंट जी। लेकिन इसमें स्कारिंग का बाद का चांस होता है। फॉलिकल को जला देती है ना ये। हाँ, लेकिन वो बात चूँकि आप देख तो रहे नहीं होते, तो बाद का निशाना ख़ता हो जाए तो वो स्कार का निशान होगा कि निशाना सही लग गया तो फिर हो जाते। ये वाइट हेयर मतलब पहले मैंने बताया ना कि इसी से करते हैं। इवन स्टिल हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो भी इसी से कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस या एपिलेशन है। जो चीमा साहब कह रहे हैं वो ये प्लाज्मा पेन है, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, ये FDA अप्रूव्ड है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये FDA अप्रूव्ड है, यूरोपियन में अप्रूव्ड है और FDA अप्रूव्ड भी है, ठीक। तो ये सस्ता सा भी है और काम इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक। इसका जो मैकेनिज़्म है, इसमें आर्गन गैस होती है। तो आपको पता ना 4 मीडिया आपके हैं, सॉलिड, गैस, तीसरा को अपना कौन सा आ गया, हाँ लिक्विड, गैस, और जो चौथा है वो प्लाज्मा। तो इसमें बेसिकली है कि जो इसमें आर्गन गैस है वो इसमें जो करंट इसमें से वो गुजरता है, तो जो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो आयनाइज्ड होके तो वो प्लाज्मा बन के तो वो आगे जाके हीट अप होती है। तो इसके 2 पर्पज़ हैं। एक तो ये तो कि इसमें हीटिंग भी होती है और आप बर्न भी कर सकते हैं, जैसे हमें वो फ्रैकल्स की बात कर रहे थे, या कुछ छोटे या स्किन टैग्स हैं, उनमें वॉट तो ज़रा थिक होता है, उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर छोटा सा वाटा तो कर सकते हैं, या बच्चों में कर सकते हैं। और भी बहुत बारीक है किसके जो मेरे पास है ना, उसमें 3-4 है। नहीं, वो तो इसमें डिफरेंट आती है ना जी, वो कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मैकेनिज़्म ये है कि वो प्लाज्मा जो बनता है उसका आपका सर्कुलेशन में जी एग्जैक्टली, तो उससे ये आता है इसमें। तो इंडिकेशन इसकी मल्टीपल हैं। और इसमें क्या क्या फिलिंग करनी पड़ती है? नहीं, कुछ नहीं करना जी, सिंपली ये सच है। और इसके ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी हैं। अच्छा, हाँ जी, ये बेटे इधर आके दिखा दो, वो शुरू से स्टार्ट करके दिखा। हाँ, इसमें ये डिफरेंट लेवल, हाँ जी, हाँ 9 तक होगा ना। इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी हैं, तो वो जहाँ भी आप करना चाहें जी, तो ये आप कर सकते हैं। तो नहीं, उसमें नहीं बैठे। लेकिन इसके जो और फैक्टर्स हैं जो हम नहीं करते, ये मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, वो हम रिंकल्स के लिए
भी करते हैं, और जो स्किन लूज है उसमें भी अगर आप पढ़ेंगे इसका लिटरेचर तो उसमें स्किन लूज के लिए और उसके रिंकल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें वक्ती तौर पे बर्न होगा, वो ख़त्म हो जाती है बर्न। कितने अरसे के लिए वो सिर्फ 1 से 2 दिन। नहीं मतलब उसकी जो एफिकेसी है, जो अच्छा जो उसका रिजल्ट है, वो जो चीज़ आपने बर्न की वो तो जिस तरह कांटे में बर्न हो इस तरह ही बर्न हो जानी है, ठीक है। जो ये इसका रिंकल्स का है या उसका, उसमें तो कोलेजन रीजनरेशन बेसिकली करनी है, इसमें नीचे वो हीट पहुँचानी है और हीट से वो कोलेजन रीजनरेशन होनी है। वो स्किन टू स्किन वेरी करता है, यंग्स में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, ओल्ड एज में हमारी एज में कम रिजल्ट आएंगे। लेवल किस हिसाब से आपको नहीं वो तो सिंपली उसको बटन को दबाना है आपने, मतलब जहाँ समझे कि आपको रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि 2-3 पे वो में भी हीट इतनी ना हो कि वो आपका बर्न हो रहा हो। स्किन को टच कर रहे हैं ये स्किन को टच करना है जी बेटे। वो बेटे वो उसमें एनी कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने एक तो बहुत डीप नहीं जाना और मूव जो उसको जल्दी जल्दी मूव करना है। एक ही जगह पे रखेंगे तो वहाँ बर्न होने का चांस होगा, उसको मूव करना ज़रूरी है। नीडल के साइज़ का कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कॉर्न वगैरह पे भी कॉर्न तो बहुत थिक है ना, उस पर तो ये मतलब करेगा तो सही, लेकिन वो ना होने के बराबर। हाँ तो उसके लिए फॉरवर्ड काट, ये माइल्ड जो है जैसे मलस्कम की आप बात कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं, स्किन टैग जो फेस पे उनमें कर सकते हैं, फ्रैकल्स में कर सकते हैं। नहीं बस ये प्लाज्मा पेन ही था उसमें। वो देख बाकी ये डॉक्टर साहब की फरमाइश में 2-3 चीज़ें। आज एक खातून आई थी, वो मुझसे पूछ रही थी डॉक्टर साहब जरा ये बताएं, मैंने कहा जी आज बुखारी साहब हैं वो अच्छा ये डॉक्टर साहब ने 2-3 क्यूरीज इनकी, एक है जी हाइपोथेरेपी, ठीक है। तो हाइपोथेरेपी बेसिकली ना अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, ठीक है। तो जी स्किन टाइटनिंग और ये जो डबल चेन वगैरह बनती हैं तो ये फैट को डिज़ोल्व करती है अल्ट्रासोनिक थेरेपी, ठीक। तो ये थोड़ी सी पेनफुल है, इसमें जब कर रहे होते हैं तो ये जो ट्रेकिया का एरिया है इसको आपने ज़रूरी अवॉइड करना होता है, ठीक है, साइडों पे करना होता है। तो बहरहाल इसमें टाइम काफ़ी लगता है, कम से कम कोई रेफर कर दें उसको। हाँ कर सकते हैं जी हमारे पास है, लेकिन टाइम इसमें काफ़ी लगता है। और दूसरा आपका है PRP, वो आप ट्राई कर सकते हैं अपने क्लिनिक पे भी, क्योंकि वो बड़ा ही सिंपल है। तो जी इसमें बेसिकली आप देखें जो आप सिंपली ब्लड लें, जिस तरह ब्लड लेते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, जो अच्छी वाली मशीन है उस पर। क्योंकि पहले तो था जब ये शुरू में आई तो हम सिर्फ प्लेटलेट लेते थे, लेकिन आजकल हम प्लाज्मा भी ले लेते हैं, सिर्फ जो RB सेल्स हैं उनको छोड़ते हैं, ऊपर का हिस्सा लेके जी प्लाज्मा, उसमें प्लेटलेट। अगर आप बहुत को स्पेसिफिक हैं तो फिर सिर्फ ऊपर का जो बफी कोट है वो लेंगे, इसमें प्लेटलेट। लेकिन आपके पास सोर्स कम है तो आप एरिया ज़्यादा करना चाह रहे हैं, फिर आप प्लाज्मा भी ले सकते हैं। किस में PRP में वो डिपेंड करता है, अगर आप सेंसिटिव हैं तो लगा लें, वो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर आप मरीज़ को तसल्ली करवा दें, उसका कॉन्फिडेंस ले लें तो आप उसके बगैर भी लगा सकते हैं। आप नहीं इतना पेनफुल नहीं है वो, अक्सर में थोड़ा सा आप पहले लोकल एनेस्थीसिया लगा लें। इंजेक्ट करना है इसको? नहीं लोकल एनेस्थीसिया मतलब जो लोकल क्रीम्स है ना, ये इस PRP को प्लाज्मा जो होगा उसको सिंपल लगाना है। नहीं वो असल में मैं बताने लगा ना, वो सब सवाल फिर आ गया। अब मैं प्रोसीजर बता लूँ डॉक्टर साहब को, फिर आप आगे सवाल पूछ लें। इसमें डॉक्टर साहब वो आपने जब प्लाज्मा ले लिया तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो यह है कि वो हमारे पास माइक्रो नीडलिंग का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, उसमें वो बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं जिनमें RF माइक्रो नीडलिंग्स होती हैं। और दूसरा सिंपल वो जिस तरह ये पेन है, वो ये प्लाज्मा पेन है, वो उसको डर्मा पेन कहते हैं। उसके आगे वो 34, 48 और 24 3-4 हैं, उसमें नीडल्स लगती हैं, मतलब 12 नीडल, 24 नीडल, 36 नीडल, 48 नीडल्स। तो वो आप प्रिक करते हैं, प्रिक करते जाते हैं। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि उसको हम ऐसे पील कर देते हैं स्किन को और उसके ऊपर प्लाज्मा लगा देते हैं। ये जो आपका वो स्क्रैच करके उसको जी मैं स्क्रैच कर लें, लेकिन आप बिगिनर हैं फिर स्क्रैच ना करें, फिर आप सिर्फ प्रिक करें।
प्रिक करें, जब प्रिक करेंगे तो वो आपके वो सुराख बन के ऊपर आप लगा दें। लेकिन अगर कोई डीप स्कार्स हैं जैसे एक्नी स्कार्स हैं तो उनके अंदर फिर आप इंसुलिन सिरिंज से इंजेक्ट कर दें, ठीक। तो ये आप सिंपली भी लगा सकते हैं जब वहाँ अब्रेजन आपने की है वो माइक्रो नीडलिंग से, या आप इंट्रालीजनल लगा सकते हैं। जैसे स्कैल्प पे आप लगा रहे हैं तो स्कैल्प पे आमतौर पे हम इंसुलिन सिरिंज से लगा रहे हैं। पे किस लिए लगाना है? जो आपका बालों के लिए एलोपेशिया रेट, एलोपेशिया के नाम नहीं, वो नए बाल नहीं आएंगे, पहले वाले नहीं आएंगे भैया, जो बचे हुए हैं वही बचेंगे। सर ये एक्नी स्कार्स के अलावा और किस में यूजफुल है? इवन मलाजमा में जी, मलाजमा में यूज़ करते हैं और स्किन टाइटनिंग में भी यूज़ करते हैं। जो दूसरा आपका RF है रेडियो फ्रिक्वेंसी, वो दो तरह की मशीन है। एक तो सिंपल वो छोटा डर्मा पेन है, एक वो बड़ी मशीन है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी प्लस माइक्रो नीडलिंग है। वो ज़रा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन है, वो हम वो यूज़ करते हैं, ये RF माइक्रो नीडलिंग जो है। लेकिन वो आप जो छोटा डर्मा पेन है वो आप अपने क्लिनिक पे रख सकते हैं, वो सस्ता। सर फेस और नेक में कोलेजन की एनहांसमेंट जी। के लिए कोई अच्छी सी एक्सरसाइज भी है? जी, मिलाजमा का ट्रीटमेंट, किसका जी? मिलाजमा। ये देखने में सबसे आसान है और इलाज में सबसे मुश्किल है। तो पहले तो उसकी काज को डिटरमिन करें, क्योंकि लेडीज़ में प्रेगनेंसी में हम जो लिटरेचर में मेंशन है कि 80% तक चांस है मिलाजमा के, लेकिन अक्सर वो विदिन 6 मंथ ठीक हो जाता है अक्सर में, लेकिन कुछ में वो परसिस्ट करता है। और फिर सम टाइम ये मेल में भी आता है और सम टाइम अनमैरिड फीमेल में भी आप देखते हो, ठीक है। तो कंट्रासेप्टिव का इसका बहुत रोल है, वो जिन में रखिएगा कि अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसमें भी चांस होंगे मिलाजमा के। फिर सनलाइट से और इसकी जो हेपेटाइटिस C के साथ है बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है। तो जब भी आपको मिलाजमा रिस्पॉन्स ना करे या ज़्यादा, तो उसमें हेपेटाइटिस C को ज़रूर रूल आउट करें, ठीक है, हार्मोन के अलावा जो है। फिर अनीमिया भी सम टाइम इसको एग्रेवेट करता है, ठीक। हीमोग्लोबिन लेस है तो वो भी करेगा। ट्रीटमेंट साइट पे आमतौर पे तो डॉक्टर साहब हम वो जो शुरू में हमने डिस्कशन की कैटालिटिक एजेंट्स की, जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, सल्फर है, आर्बुटीन है, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, उसकी डिफरेंट प्रेपरेशन देते हैं। फिर एक वो डायरेक्ट जो पीलिंग हम डॉक्टर्स करते हैं डर्माटोलॉजिस्ट, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड ज़्यादा यूज़ होता है। वो 40%, 60%, इवन अप टू 75% तक हम लगाते हैं। लेकिन वो अपने सामने अंडर सुपरविजन लगाना होता है, लगा के उसको फ्यू मिनट्स रखना है। जैसे बर्निंग आई या ऊपर वो वाइटनिंग आई तो उसको आपने रिमूव करना है। लेकिन जो बाकी क्रीम्स वगैरह इनमें जो कंसनट्रेशन है वो ज़ाहिर है 2%, 3%, 4%, वो ओवरनाइट आप कर सकते हैं। इसमें जो हाइड्रोक्विनोन है साल्ट, उसके अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन वो उसके वर्स्ट साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। उससे बर्निंग बहुत ज़्यादा आती है, और वो ज़रा जिन में रखें कि वो ग्रेजुअली टेपर करना है, उसको उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। GSK ने तो बंद कर दी हुई है आपने। जी हाँ क्वीन आ रही है, हाँ जी, तो वो ग्रेजुअली उसको आपने बढ़ाना है टाइम। बेटे ये तो फिर वो हैं, लेकिन इनके इतने अच्छे नहीं है रिजल्ट, क्योंकि हमने बेसिकली देखना है ना कि हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसा सच कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं आ रहा, हमने दूसरे को उसको कैटालिटिक के तौर पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लाइट कंसंट्रेशन में क्या, बड़े कंसंट्रेशन करें। फिर ये PRP का जैसे जिक्र हो रहा है, या अगर आप लेज़र साइड पे जा रहे हैं तो फिर वो कि उस स्विच लेज़र, उसमें उड़ तो जाएगा, लेकिन अगर हमारा गंदमी कलर है, जैसे हमारी टाइप 4, 5 में हम सारे ज़्यादा पाकिस्तानी सवाए कश्मीरियों के और शेखों के, वो टाइप 3 में आते हैं। डर्मा पेन से भी आप उड़ा सकते हैं, इवन ये जो आपका प्लाज्मा पेन ऐसे भी उड़ा सकते हैं। लेकिन है कि वो उनमें आपके उस स्विच से वो उड़ जाएगा, लेकिन सम टाइम वो रिबाउंड फिनोमेना उसका आता है, ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन अगर वाइट में कर रहे हो तो फिर कम इफेक्ट आता है, रिबाउंड होता है। थैंक यू वेरी मच सर, जी, thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।